हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज वापस आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस जुडिशरी वर्ल्ड अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलकर करते हैं अपनी जुडिशरी की पढ़ाई। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलरली आपके लिए लैंडमार्क केसेस लेके आता हूं, जिसमें हम लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो रहे हमारे इंडियन हिस्ट्री के, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके जुडिशरी और अदर लॉ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसके साथ ही साथ आपकी जर्नल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, वो केस एक ऐसा केस है जिसके बारे में शायद अभी आज से 10 साल पहले तक और आज से आने वाले कई 100 सालों तक इस केस को याद किया जाएगा। जब तक इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी, जब तक इंडिया में वुमेन रिलेटेड राइट्स रहेंगे, यह केस हमेशा ब्राइट साइन करेगा। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस ने बहुत सारी चीजों को बदला और उसके साथ ही साथ ये एक ऐसा केस है जिसका आउटकम है एक ऐसा लेजिस्लेशन जो इंश्योर करता है कि हमारे देश की हर एक महिला, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो काम करने के बारे में सोचती है, बाहर ऑफिस में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसी जगहों पर उसको सिक्योरिटी मिले और उसको किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल हरासमेंट फेस ना करना पड़े। इन सारी चीजों की जननी है ये पर्टिकुलर केस और इस केस से जन्म लिया हुआ लेजिस्लेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं काम करने के बारे में, चलो मैंने आवाज चेक कर ली, आवाज एकदम सही है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। हम बात कर रहे हैं विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये वही पर्टिकुलर केस है जिसने जन्म दिया था विशाखा गाइडलाइंस को और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन को। इस केस की सारी डिटेल्स को समझेंगे आज अपने इस वीडियो में। सबसे पहले केस के साइटेशन से शुरू करते हैं। इस केस का साइटेशन है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस केस के अंदर की सारी डिटेल्स। इस केस को 3 जजों की बेंच ने सुना था सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें से जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के उस वक्त जेएस वर्मा, और आप जस्टिस जेएस वर्मा को जानते हैं इनकी कमेटी की वजह से, जिन्होंने निर्भया केस में भी अपनी कमेटी में कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए थे। साथ ही साथ जस्टिस सुजाता और जस्टिस बीएन कृपाल इस जज के मेंबर थे और इस जजमेंट को ऑथर किया था जेएस वर्मा साहब ने। और उसके साथ ही साथ इस केस में अमाइकस क्यूरे थे श्री फली एस नरिमन, जिनको आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में से एक, और उसके साथ ही साथ बहुत रिस्पेक्ट और आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। इतने ज्यादा लर्नेड और इंडिया के इतने बड़े जूरिस्ट थे। अब इस परिस्थिति में ये जो जजमेंट है ये आया अगस्त 13, 1997 को, और इसका जो साइटेशन है वो मैंने यहीं पे लिख दिया ताकि अगर आप चाहें तो इस जजमेंट के बारे में और भी डिटेल में पढ़ पाएं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जजमेंट है क्या और इसमें हमें क्या क्या चीजें डिटेल में देखनी है। यहां पे बेसिकली बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें हुई इस जजमेंट में जो आपको एक्साइट कर सकती हैं। एक्साइट इन द सेंस कि आपको लीगल सेंस में एक्साइट करेंगे। एक्चुअल में ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा सैडनिंग और हार्ट ब्रेकिंग है। बात है 1992 की और ये केस है भनवरी देवी का। विशाखा गाइडलाइन इस केस का नाम पड़ा, विशाखा गाइडलाइन केस हम इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कहानी है भनवरी देवी की। भनवरी देवी जो कि एक सोशल वर्कर थी, वो एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में एम्प्लॉयड थी और वो एक सरकार से जुड़ी संस्था थी। अब इस परिस्थिति में ये जो संस्था थी ये काम करती थी बच्चों के जो आपकी चाइल्ड मैरिज होती है उस चीज को रोकने पे। अब इस परिस्थिति में जो भनवरी देवी थी वो भी क्या करती थी, वो भी इसी चीज पे लेके पूरी की पूरी जागरूकता फैलाती थी। अब इस परिस्थिति में इन्होंने कई जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस रुकवाई, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है एलिजिडली कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे और इस नाराजगी के चक्कर में उनके साथ गैंग रेप कमिट किया गया 5 अपर कास्ट मेन के द्वारा। अब बेसिकली जब इनके साथ ये गैंग रेप कमिट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ सर, और उनका क्राइम केवल ये था कि वो चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब इस चीज को मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि विशाखा गाइडलाइन का जो ये केस है विशाखा एंड अदर्स, ये गैंग रेप को ऑफेंस को डील नहीं करता है। जो भनवरी देवी के साथ गैंग रेप का ऑफेंस हुआ वो जो केस है वो एक दूसरा क्रिमिनल केस है जिसमें उन लोगों को सजा हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस की तो ये एक दूसरा डायमेंशन है, जब कुछ एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात लेके गए आर्टिकल 32 के अंदर कि आप हमें ये बताइए कि एक महिला जो कि एक वर्क प्लेस में काम कर रही है, क्या उसके साथ ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस होने चाहिए, क्या उसके लिए कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और तब जन्म होता है इस इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन का। चलिए समझते हैं। तो यहां पे उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर था और कोई इफेक्टिव जस्टिस उनको मिलता नहीं दिख रहा था। और इस परिस्थिति में क्या हुआ सर, इस परिस्थिति में कई सारे लोगों ने क्या किया, वुमेन एट वर्क प्लेस में जो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए उन्होंने क्या किया सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी। अब इस पीआईएल में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज किया गया। सबसे पहला तो यह था कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस किसी महिला के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है? ऑफ कोर्स करता है। दूसरी चीज, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कैन कोर्ट इशू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सच वायलेशंस। जब कोई ऐसा
लेजिस्लेशन हमारे देश में है ही नहीं। ये बात 1997 की है, जब हमारे देश में ऐसा कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है जो महिलाओं को वर्क प्लेस पे क्या करे, प्रोटेक्शन दे किसी सेक्सुअल ऑफेंस से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति में इस वॉइड को फिल करने के लिए अपनी कोई गाइडलाइन निकाल सकती है? और उसके बाद आता है व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द स्टेट इन इंश्योरिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। और साथ ही साथ तीसरा इशू जो ये पूछता था कि एक स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिलाओं को सही तरीके का एनवायरनमेंट और महिलाओं को सही तरीके का प्रोटेक्शन देने में जब वो किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में होती है। अब इसके बारे में क्या होता है सर, कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को विजिट किया, जैसे कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो कि बात करता है प्रोविजन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि सेक्स और जेंडर के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, आर्टिकल 19(1) जो कि बात करता है टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, अगर आप कोई भी नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और यहां पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने यह बोला कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन करता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड लॉ की जो इस चीजों से महिलाओं को प्रोटेक्शन दे। अब कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस केस को समझने के लिए। कोर्ट ने सबसे पहले यह बोला कि कोई भी ऐसा डोमेस्टिक लॉ इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बात करे। जैसा कि हमें पता है उस समय कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ नहीं था। कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 141 टू फ्रेम नेसेसरी गाइडलाइंस टू फिल द लीगल वैक्यूम। कोर्ट ने किसकी तरफ ध्यान ले गए, कोर्ट ध्यान ले गई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 की तरफ, और कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 141 कोर्ट को यह पावर देता है कि अगर कोई लीगल वॉइड है तो कोर्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस निकाल सकती है। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इस बात को डायरेक्ट किया कि वो जो द कोर्ट्स आपका डायरेक्शंस वुड बी बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल अंटिल द आपका लेजिस्लेशन इज एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और कोर्ट ने बोला कि जब हम क्या करते हैं, हम अगर कोई भी गाइडलाइन देते हैं उस आर्टिकल के तहत तो वो इन्फोर्सिएबल होगी, लेकिन तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे। और इसीलिए जन्म होता है विशाखा गाइडलाइंस 1997 का, और उसके बाद आता है हमारे पास पॉश का है। इन दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस में कोर्ट ने क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी। सबसे पहले तो विशाखा गाइडलाइंस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने सेक्सुअल हरासमेंट को ही डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि कोई भी एक ऐसा अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एडवांसेस, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर सेक्सुअल कंडक्ट, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह बोला कि कोई भी इस तरह का कोई ऐसा एक्ट जो महिला की ओर से वेलकमिंग नहीं है, यानी कि महिला उसको एड्रेस नहीं करती या करना नहीं चाहती, और उसमें वो कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल हो, जेस्चरल हो, है ना, आपका ग्राफिक हो, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जेस्चर जो सेक्सुअल नेचर का होगा और महिला के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए। उन्होंने बोला कि जितने भी इंप्लॉयर हैं उनको क्या करना है, ऐसे प्रोडक्टिव स्टेप्स को लेना है जिससे वो क्या कर सकें, सेक्सुअल हरासमेंट को रोक सकें और अवेयरनेस फैला सकें। उसके साथ ही साथ यहां पे एक कंप्लेंट कमिटीज की स्थापना की भी बात करी गई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी भी गाइडलाइंस है यही आगे जाके पॉश एक्ट का आधार बनी। पॉश एक्ट में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उन्होंने बोला कि एक कंप्लेंट कमिटी, जिसको आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कहते हैं पॉश एक्ट में, वो मैंडेटरीली बननी चाहिए हर एक वर्क प्लेस में। ये एक महिला के द्वारा ही लीड किया जाना चाहिए, और इस कमिटी में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि आधी जो मेंबर्स हैं इसकी महिलाएं होनी चाहिए। और इसमें एक्सटर्नल एनजीओ या फिर कोई एक ऐसा मेंबर जो कि इंपार्शियल हो, यानी कि कोई ऐसा मेंबर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना हो, वो उस कमेटी का मेंबर होगा, ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियल एंड प्रॉम्प्ट इंक्वायरी। यहां पे इस बात के लिए भी गाइडलाइन दी गई कि जो भी इस एक्ट के तहत क्या होगा, इंक्वायरी होगी, वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होगी, कोई लीकेज नहीं होगा, और जितनी जल्दी हो सके उस इंक्वायरी का हमें आउटकम लेके आना है। अब इसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद 3 और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई। सबसे पहला डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि जो भी इंप्लॉयर को कोई व्यक्ति दोषी मिलता है उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी क्या लेना है, एक्शन लेना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम विक्टिमाइजेशन, अब ये क्या करना है, कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस मस्ट नॉट बी पनिश्ड और हरास्ड। जब कभी भी कोई एक कंप्लेनेंट या उसका कोई विटनेस आके इस बारे में एड्रेस करता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उनको हरास नहीं किया जाना है, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा या उनको नौकरी से हटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अवेयरनेस और ट्रेनिंग करवाई जानी है एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉइज को कि वो सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं। अब इसका लीगल इंपैक्ट क्या होता है सर, ये जो गाइडलाइंस जैसे ही आती हैं इनको एक कानून की तरह ट्रीट किया जाता है अंडर आर्टिकल 141, जब तक कि पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेशन ना बना दे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी केसेस हैं वहां विशाखा गाइडलाइंस को कितना इंपॉर्टेंटली कोट किया जाता है,
और इसीलिए एग्जाम्स में विशाखा गाइडलाइंस का सवाल आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद क्या आता है सर, दे सर्व्ड एज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको आप प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट 2013 कहते हैं, जिसको हम कायदे से क्या कहते हैं, पॉश एक्ट 2013। तो यही विशाखा गाइडलाइंस आधार बनी पॉश एक्ट 2013 की, जिसके बाद ये जजमेंट आया और इसने हमारे देश में वुमेन सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया। और एक ऐसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम जब गाइडलाइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डीके बासु की गाइडलाइंस आती हैं जो कि अरेस्ट से रिलेटेड थी, लेकिन हम विशाखा गाइडलाइंस भूल जाते हैं क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकाली हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर आप मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है जिसका नाम प्रांजल सिंह